नमस्कार, ये है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले आपके लिए आज की बड़ी हेडलाइंस। म्यूचुअल फंड के निवेशकों को जोखिम से बचाने के लिए सेबी का बड़ा फैसला। किसी सेक्टर में 25% से ज्यादा निवेश नहीं कर पाएंगे म्यूचुअल फंड हाउस। अब ट्रेन से सस्ते सफर पर लग सकता है ब्रेक। रेलवे की रिपोर्ट में इस बार बजट में जनरल कैटेगरी में भी किराया बढ़ाने का इशारा। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। फ्लिपकार्ट के टॉप मैनेजमेंट में बड़े बदलाव। सचिन बंसल बने कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। बिन्नी बंसल को सीईओ की जिम्मेदारी। कॉल ड्रॉप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में कल भी जारी रहेगी सुनवाई। टेलीकॉम कंपनियों को देना पड़ सकता है हर ड्रॉप कॉल पर ₹1 का जुर्माना। चीन से मिले झटके के बाद बाजारों ने की शानदार रिकवरी। कल से शुरू होगा रिजल्ट सीजन। टीसीएस के मुनाफे पर दबाव का अनुमान। और भारत के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान पठानकोट हमलों की जांच के लिए तैयार। सूत्रों के मुताबिक नवाज शरीफ ने दिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के आदेश। सबसे पहले सीधी आपसे जुड़ी खबर, उन लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर जो म्यूचुअल फंड से निवेश करते हैं और अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, क्योंकि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आज कई अहम फैसलों में एक फैसला यह भी लिया है कि सेबी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर सख्ती दिखाते हुए म्यूचुअल फंड को निर्देश दिए हैं कि वो इनमें अपना निवेश कम करे। साथ ही कुछ शर्तों के साथ यहां पर नाराज या असहमत शेयर होल्डर्स को कंपनी से निकलने की इजाजत भी दी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर यही कि म्यूचुअल फंड को अब पहले से ज्यादा सुरक्षित करने की बात की है। उसके लिए नए नियम आए। इस सब पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ है हमारी सहयोगी कविता थपलियाल। कविता, अब जिस तरह से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की सेहत को लेकर पहले भी हमने देखा काफी चिंताएं जताई जा रही थी और सेबी ने अब नए रूल्स दे दिए हैं कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड सुरक्षित निवेश करेंगे ताकि जो लोग उनमें निवेश करते हैं उनके हित सुरक्षित रहें। तो क्या है पूरा डिटेल से आप हमें बताएं। बिल्कुल विपिन, आपने सही कहा कि म्यूचुअल फंड और खासतौर से यहाँ पे मैं तवज्जो देना चाहूंगी डेट की कैटेगरी को, जिनके लिए ये सारे फैसले लिए गए हैं। दरअसल होता ये है कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं वो सेक्टर्स में, ग्रुप्स में और कंपनीज को पैसे लेंड करते हैं। तो यहाँ पर अब एक कैप लगा दी गई है ताकि आपके पोर्टफोलियो में जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में अपनी एनएवी का 5% तक ही निवेश किया जा सकता है। कंपनीज की बात करें तो इसमें 10% तक की कैपिंग लगा दी गई है और ग्रुप्स के लिए 20% तक की कैपिंग लगा दी गई है। आम निवेशक के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूं तो होता यह है कि अगर इन सेक्टर्स, कंपनीज या ग्रुप की कभी भी क्रेडिट डाउनग्रेडिंग हो जाती है तो निवेशकों के रिटर्न को झटका लगता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेबी ने, आपको याद भी होगा कि जेपी मॉर्गन और एमटेक ऑटो का जो किस्सा हुआ था जहां पर तगड़ी मार पड़ी थी, निवेशकों के बहुत सारे पैसे भी चले गए थे। बाद में अलग तरीके से सेबी ने नियम निकाले थे कि उन पैसों को कैसे वापस लिया जाए। इसी बात से सबक लेते हुए सेबी ने और कड़े नियम कर दिए ताकि आपके पोर्टफोलियो में जो रिस्क की क्षमता है वो कम हो। जब भी इस तरह की डाउनग्रेडिंग हो तो सेक्टर्स को झटका ना लगे और साथ ही ग्रुप्स और कंपनीज की वजह से भी आपके रिटर्न को झटका ना लगे। तो जितनी कैपिंग बेहतर होगी उतना आपका जो वॉलेटिलिटी है और जो आपकी रिस्क है वो कम होगी। जी, इस बात को और समझने के लिए कोटक महिंद्रा एएमसी के लक्ष्मी अय्यर हमारे साथ। लक्ष्मी अय्यर साहब, कैसे देखते हैं इस फैसले को? निश्चित तौर पर इससे लक्ष्मी अय्यर जी कैसे देखते हैं इस फैसले को? निश्चित तौर पर इससे आपको लगता है कि जो निवेशक हैं, जो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में, अब उनका निवेश और सुरक्षित हो जाएगा? जी, ये निवेशकों के लिए काफी अहम चीज है कि जो पोर्टफोलियो में जहां पे वो निवेश करते हैं, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो फिक्स्ड इनकम हो, वो काफी डिवर्सिफाइड रहे। और ये जो आज सेबी के बोर्ड की जो मिनट्स निकली है उससे ये तय होता है कि ये जो डिवर्सिफिकेशन के लिए उन्होंने नॉर्म्स बतलाए हैं, जैसे कि सेक्टर कैप या ग्रुप कैप, वो निवेशकों के लिए काफी फायदे में रहेगा। तो आप क्या कहती हैं, जिस तरह से आप कैपिंग कर दी गई है कि एक पर्टिकुलर जगह पे आप 25% से ज्यादा नहीं डाल सकते, तो कहीं रिटर्न्स पे तो किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि कई बार ये रहता है कि थोड़ा ज्यादा रिस्क रहती है लेकिन रिटर्न के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपको लगता है इससे रिटर्न भी थोड़े मार्जिनलाइज हो जाएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे, या ऐसा कुछ नहीं होगा?
नहीं, ऐसा हमें कुछ लगता नहीं है, क्योंकि जैसे ऐसा मानना ठीक नहीं है कि जो आप कंसंट्रेशन लगा दो कोई सेक्टर या ग्रुप पे तभी आपका रिटर्न बेहतर होता है और वाइस वर्सा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप फंड मैनेजमेंट वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के दायरे में रहकर उस पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करो, तो हमारा ये मानना है कि ये लिमिट्स लगाने के बावजूद भी आपकी जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, तो इन्वेस्टर को या निवेशकों को यही देखना चाहिए कि उनके पोर्टफोलियो में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसे पैन आउट होता है, तो वो इससे हमारे हिसाब से अचीव होगा। जी लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर म्यूचुअल फंड का निवेश अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। आप जो पैसा निवेश करते हैं उसके डूबने के या उसके अटकने के खतरे को आप काफी कम कर देंगे सेबी के नए नियम। और जैसा लक्ष्मी कह रही थी कि इससे आपके रिटर्न्स पर ऐसा कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने भारतीय फसल बीमा योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब इसे 2 दिन बाद कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी भी मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे दिल्ली, जहां मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, आपकी एक और खबर पे मोहर लगती हुई क्या डिटेल्स हैं? अब किसानों को जल्द ही फायदा मिल जाएगा इस फसल बीमा का? इस फसल बीमा का वाकई काफी जल्द ऐलान हो जाएगा। 2 दिन बाद यानी बुधवार को ऐलान होने वाला है और इसमें 3 बड़ी बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितने की फसल की बीमा कराएगा किसान, उस रकम का उसको 2.5% तक प्रीमियम देना पड़ेगा अगर वो खरीफ फसल है तो, यानी 2.5% से ज्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, जबकि अभी 4 से 5%, कई मामलों में 8% तक प्रीमियम देना पड़ता है। यानी प्रीमियम की अधिकतम रकम, और वो भी मामूली रकम, इस फसल बीमा योजना के तहत सरकार तय करने जा रही है। अगर वो रबी फसल है तो रबी फसल के मामले में आपको यहाँ पर 2% का प्रीमियम देना पड़ेगा बीमा की कुल रकम का। गेहूं है तो वहां पर आपको 1.5% देना पड़ेगा। लेकिन अगर फल सब्जी या फिर कोई व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए फसल उगा रहे हैं तो वहां पर आपको 5% तक प्रीमियम देना पड़ेगा। एक तो रही बात कि कम प्रीमियम पर पूरे फसल के बीमा करा पाएंगे। दूसरी बात कि कम समय सीमा में आपको फसल बीमा का पूरा रकम आपको दावा मिल जाएगा, यानी क्लेम कर सकेंगे। अभी सालों लग जाते हैं फसल बीमा की रकम को क्लेम करने में। और तीसरी बात कि इससे सरकारी खजाने पर वाकई थोड़ा सा बोझ ज्यादा पड़ेगा। अभी जहां 3,000 करोड़ रुपए सालाना जाता है, वो अभी इस बीमा योजना लागू होने के बाद 7,500 करोड़ रुपए सालाना जाएगा। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो किसानों के लिए भी अच्छी खबर कि अब वो कम प्रीमियम में यहां पर एक बेहतरीन बीमा अपनी फसलों का करा पाएंगे, ताकि अगर कभी किसी कारण से उनकी फसल खराब होती है तो उसका कम से कम नुकसान उन्हें उठाना पड़े। कॉल ड्रॉप पर पेनल्टी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई चलेगी। जी हां, हाईकोर्ट मामले में कल टीआरआई के पक्ष को सुनने जा रहा है। इस मामले में और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक साहू। तो दीपक, आज की सुनवाई में कंपनियों ने क्या तर्क रखे हैं और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या रहा है, जिसके ऊपर अब आगे की सुनवाई कल होगी? देखिए, इस पूरे मामले में जो कॉल ड्रॉप पे हर्जाने का मामला है, आज टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से हरीश साल्वे और अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलील दिए हैं, वो कुल मिला के इशारा करते हैं कि टेलीकॉम कंपनियां खुले तौर पर ये बोल रही हैं कि कॉल ड्रॉप के लिए वो किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं है और टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरआई इसके लिए और कुछ हद तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। यहाँ पर दलील जो दी गई है आज हरीश साल्वे और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, उसमें कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनियां किसी भी तरीके से यहाँ पर कॉल ड्रॉप के लिए जिम्मेदार इसलिए नहीं है क्योंकि लाइसेंस नियमों के तहत 90% जो कवरेज एरिया होता है वो ओपन एरिया में होता है, ना कि इन बिल्डिंग के अंदर या फिर लिफ्ट के अंदर। वो किसी भी हद तक कॉल ड्रॉप के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों पर इस तरह का जुर्माना या कॉम्पनसेशन लगाना टीआरआई के पास एक तरह से अधिकार भी नहीं है और एक तरह से स्टैट्यूटरी ऑर्डर के तहत ही सरकार ये जुर्माना लगा सकती है, ना कि टीआरआई। तो कुल मिला के आज सवालिया निशान खुद टीआरआई के ऊपर लगाया गया है। कॉम्पनसेशन जो है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और खुद दोनों ही वकील हरीश साल्वे और अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ किया है कि टीआरआई को यहां पर एक तरह से स्टेप्स लेने चाहिए थे। म्युनिसिपल बॉडीज, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर टावर की समस्या दूर करने के लिए, जो काफी हद तक कॉल ड्रॉप के लिए जिम्मेदार है, और टेलीकॉम कंपनियों पर कॉम्पनसेशन एक तरह से जबरदस्ती लगाया जा रहा है। जी, तो यहां पर टीआरआई के अधिकार क्षेत्र पर ही सवाल उठा दिया। बहरहाल कल अगर फैसला टीआरआई के पक्ष में आता है तो मोबाइल कंपनी को आपके मोबाइल पर होने वाले हर कॉल ड्रॉप पर ₹1 आपको देना होगा और ऐसा दिन में उन्हें कम से कम 3 बार करना होगा। इंतजार रहेगा कि कल क्या फैसला निकल कर आता है, लेकिन अब रुख करेंगे बजट पर हमारी खास पेशकश का।
क्या आपको पता है कि आप जितने पैसों में पिज्जा लेते हैं उतने में ही आप रेल से दिल्ली से पटना पहुंच सकते हैं। जी हां, रेल मंत्रालय ने जनरल और स्लीपर क्लास के किराए की तुलना पिज्जा, टूथपेस्ट, चीनी, दाल जैसे आइटम से की है और एक रिपोर्ट तैयार की है। ये बेहद ही रोचक रिपोर्ट है और हम इसे आपके लिए एक्सक्लूसिव लेकर आए, लेकिन इसके पीछे कुछ छुपा है जो हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। रेलवे का सफर कितना महंगा है या कितना सस्ता, ये पता लगाने के लिए रेल मंत्रालय ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में जनरल और स्लीपर क्लास के किराए की तुलना न सिर्फ बस से की गई है, बल्कि ये भी बताया गया है कि हजारों किलोमीटर का सफर महज एक पिज्जा की कीमत में पूरा कर लिया जाता है। रिपोर्ट में ऐसी 20 रूटों के किराए लिए गए हैं। मसलन रिपोर्ट के मुताबिक जितने में आप 1 किलो पनीर खरीदते हैं, उतने में रेल से करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय करके मुंबई से चेन्नई पहुंच जाते हैं, जबकि बस में आपको रेल किराए का 6 गुना ज्यादा यानी 1800 रुपए देना पड़ता है। इसी तरह दिल्ली से चंडीगढ़ आप एक टूथपेस्ट की कीमत में रेल से सफर कर लेते हैं, बस में आपको करीब 4 गुना ज्यादा किराया देना पड़ता है। 260 रुपए का पिज्जा जो आप चंद मिनटों में चट कर जाते हैं, इतने में आप दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर पटना तक का सफर तय कर लेते हैं। 1 किलो सेब की कीमत में रेल दिल्ली से आगरा पहुंचा देती है, जबकि बस का किराया 3 गुना से भी ज्यादा है। लखनऊ से कानपुर तो 1 किलो चीनी के दाम में भी पहुंच जाते हैं, जो कि बस के किराए का करीब 1/4 है। दिल्ली से लखनऊ का रेल किराया 1 किलो अरहर दाल की कीमत के बराबर है, बस का किराया 4 गुना ज्यादा। 3 घंटे की मूवी देखने में आप जितना खर्च करते हैं, उतने में रेल आपको 700 किलोमीटर का सफर करा देती है और दिल्ली से भोपाल पहुंचा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो यहाँ पर अब हमारे साथ है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, रिपोर्ट तो बड़ी रोचक थी, बड़े अच्छे कंपैरिजन यहाँ पर किए गए, लेकिन इसके पीछे क्या कोई खास मकसद है रेलवे मंत्रालय का? क्यों दिखाया जा रहा है कि देखिए 1 किलो चीनी बराबर आपको पैसे लगते हैं, एक पिज्जा के बराबर रखते हैं? कहना क्या चाहता है रेल मंत्रालय? इस कंपैरिजन रिपोर्ट के जरिए रेल मंत्रालय की ये बताने की कोशिश है कि रेल के जनरल और स्लीपर क्लास में ट्रैवल करना आपकी रोजमर्रा की चीजों से भी सस्ता पड़ता है। लेकिन इससे भी खास बात है इस कंपैरिजन रिपोर्ट को तैयार करने की टाइमिंग। रेल बजट के एन वक्त पहले इस तरह का कंपैरिजन चार्ट तैयार कराया गया है और उसको काफी गंभीरता से रेल मंत्रालय स्टडी भी कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब रेल मंत्रालय की जो नजरें हैं वो स्लीपर और जनरल क्लास के किराए में बढ़ोतरी को लेकर देखी जा सकती है, जो कि लंबे समय से नहीं बढ़ा है। जी, बहुत शुक्रिया दीपाली। तो कुल मिलाकर यहां पर यह संदेश देने की कोशिश है कि अब रेल का किराया बढ़ाने का वक्त आ गया है। शायद सुरेश प्रभु रेल का किराया बढ़ाएंगे और स्लीपर क्लास या जनरल क्लास में भी बढ़ाएंगे, जहां पर उम्मीद नहीं की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, आज बात कर लेते हैं बाजार की। बाजार में आज फिर चीन की चिंता हावी होती दिखाई दी। एशियाई बाजारों में कमजोरी की वजह से बाजार की शुरुआत बेहद खराब हुई। सेंसेक्स 400 पॉइंट तक लुढ़क गया। हालांकि यूरोप और डाउ फ्यूचर्स में मजबूती से बाजार ने शानदार रिकवरी दिखाई और सेंसेक्स निचले स्तरों से 200 पॉइंट मजबूत हुआ। एक वक्त तो बाजार हरे निशान पर भी आ गए, लेकिन ऊपरी स्तरों से एफआईआईज की बिकवाली से फिर दबाव बना और सेंसेक्स 109 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी भी 7600 के नीचे बंद हुआ है। बाजार को आज संभालने का काम किया दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। वेदांता और टाटा मोटर्स भी उसके साथ थे। हालांकि बैंक शेयर कमजोर रहे। फार्मा शेयरों की सेहत भी आज बिगड़ती हुई नजर आई। कल अब टीसीएस के नतीजों से पहले आईटी शेयरों में भी कमजोरी का रुझान देखने को मिला। तो कल टीसीएस के नतीजों के साथ ही रिजल्ट सीजन का आगाज होगा। सीएनबीसी आवाज के पोल के मुताबिक टीसीएस के मुनाफे में दबाव दिख सकता है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा। आशीष, कल टीसीएस के नतीजों से क्या उम्मीद लगाई जाए, क्या कहता है पोल? देखिए, पहले तो ये स्टॉक के लिहाज से बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है अपने पीयर्स के मुकाबले। इस 1 साल पहले इसी समय ये कंपनी फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे 20 गुना पे ट्रेड करती थी, आज महज 17 गुने पे कामकाज करती है। पी की मैं बात कर रहा हूं और दिक्कत ऑब्वियस है। पिछले 5 तिमाहियों से लगातार बाजार उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन और इस बार भी जो Q3 के नंबर्स कल आएंगे, एक तो सीजनली वीक क्वार्टर होता है, क्रॉस करेंसी यानी कि डॉलर में
जो स्ट्रेंथ है उसका इंपैक्ट नेगेटिव देखने को मिलेगा। और साथ साथ इस बार जो चेन्नई में बाढ़ आई थी उसका इंपैक्ट होगा। टीसीएस के लिए चेन्नई का डिलीवरी सेंटर बेहद इंपॉर्टेंट था। इस कंपनी ने ऑलरेडी एक प्रॉफिट वार्निंग दे रखी है इस क्वार्टर के लिए। जहां तक हमारे एक्सपेक्टेशंस की बात है, डॉलर आय में महज तिमाही दर तिमाही 3/4% के आसपास की बढ़त, मार्जिन 50-60 बेसिस पॉइंट्स कम हो जाएंगे और मुनाफे में भी आप इनफैक्ट देखेंगे 3/4% या उससे हल्का ज्यादा दबाव देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए जो नंबर्स आएंगे ये कल बाजार बंद होने के बाद शाम 5 बजे के आसपास आने हैं। जी शुक्रिया आशीष। तो कल नजर रहेगी टीसीएस के नतीजों पर। इधर कल इंडसइंड बैंक के भी तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। बैंक के मुनाफे में 31% बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं बैंक के एनआई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम में 26% बढ़त देखने को मिल सकती है। कंपनी के लोन बुक में भी सुधार की उम्मीद की जा रही है। और आपका चहेता चैनल सीएनबीसी आवाज 11 साल का होने जा रहा है। इस खास मौके पर हम दर्शकों को एक खास तोहफा दे रहे हैं। आज से 15 जनवरी तक हर रोज हम आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के गुर सिखाएंगे। आज इसी सिलसिले में द इक्विटी डेस्क के फाउंडर बसंत माहेश्वरी ने अपनी वैल्यू पिक्स आपके लिए दी है। बढ़िया ऑलराउंडर थे इंडिया के रवि शास्त्री। वो 3 शॉट खेलते थे, एक चपाती मारते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, एक बॉलर के पीछे मारते थे लॉफ्टेड और एक एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारते थे। वो ना कट करते थे ना हुक करते थे ना उन्होंने पुल किया, लेकिन 1985 में चैंपियन ऑफ चैंपियंस बन गए। तो हर इन्वेस्टर को सोचना चाहिए ये मेरी स्ट्रॉन्ग एरियाज है, मैं इसी में खेलूंगा। मेरे पास फार्मा है, मेरे पास एनबीएफसीज है, हाउसिंग फाइनेंस है, मेरे पास थोड़े से टेक्नोलॉजी है, मेरे पास थोड़े से इंटरनेट रिलेटेड स्टॉक्स है और मेरे पास थोड़े कंज्यूमर है। मैं ये समझता हूं मैं यही रखूंगा। मेरे को दरकार ही नहीं है कि मैं पूरी कंपनियां खरीद के 50 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाऊं। अगर आप मेरे से पूछे तो सेकुलर ग्रोथ जहां प्रेडिक्टेबल है, जैसे अगर आप बोलेंगे कि कौन से शहरों में पैसे बने तो बोलूंगा एशियन पेंट, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, नेस्ले, एचयूएल, मतलब मैरिको, डाबर, आप बोलते जाइए 15 शहर आप सटासट बोलते जाइए। आपको लगेगा इन सब में एक ही कंसिस्टेंट प्रेडिक्टेबल चीज है, वो कि इनकी ग्रोथ प्रेडिक्टेबल थी कि आज जो है 2 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद ये है कि आज महंगा होगा, कल सस्ता हो सकता है, लेकिन आपको ये पता है कि इसकी ग्रोथ जो है वो प्रेडिक्टेबल है। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का क्या है सही तरीका जो आपके निवेश को बनाए मल्टीबैगर? अपने 11वें जन्मदिन के मौके पर सीएनबीसी आवाज इसके लिए शुरू कर रहा है वैल्यू इन्वेस्टिंग। आज इस सीरीज में हमारे साथ जाने माने निवेशक बसंत माहेश्वरी, लेकिन कल यानी मंगलवार को होंगे संदीप दीक्षित साहब। 13 जनवरी को बात करेंगे रमेश दमानी से, 14 जनवरी को हमारे साथ होंगे रामदेव अग्रवाल और 15 जनवरी को विक्रम कोटक बताएंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग के तरीके। तो देखना मत भूलिए हर रोज सुबह 9:30 बजे अपने पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने के शानदार तरीके। और यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एलटीसी के तहत छुट्टी लेने के नियम हो गए हैं सख्त। सरकारी बाबुओं को अब दिखानी होगी छुट्टी की फोटोग्राफ। देखिए ब्रेक के बाद। फ्लिपकार्ट ने अपने टॉप मैनेजमेंट में बड़े बदलाव किए हैं। आइए आपको बताते हैं इन बदलाव के बारे में। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर और सीईओ रहे सचिन बंसल अब कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। कंपनी के दूसरे को फाउंडर और सीईओ बिन्नी बंसल सीईओ की कुर्सी संभालेंगे। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर सचिन बंसल कंपनी की सीनियर लीडरशिप को स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देंगे। बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते सचिन पर इन्वेस्टमेंट के नए अवसरों को देखने की जिम्मेदारी भी होगी। वहीं बिन्नी बंसल के पास अब कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस और कॉर्पोरेशन ऑपरेशंस की जिम्मेदारी होगी। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत होने वाली है। इस प्रोग्राम में 1,500 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर, मेंटर और इन्वेस्टर हिस्सा लेने वाले हैं। योजना के जरिए प्रधानमंत्री स्टार्टअप मूवमेंट को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन क्या है ये स्टार्टअप मूवमेंट, इसके बारे में हम यहां पर और बातचीत करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर स्टार्टअप होते क्या हैं और अब देश में इनका क्या स्थान हो चला है। हमारे देश में आइडिया और इनोवेशन की कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि आज स्टार्टअप्स के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। भारत में 9,500 से 10,500 स्टार्टअप्स मौजूद हैं। वहीं अमेरिका में ये संख्या 83,500 की है।
भारत में एक स्टार्टअप की औसत वैल्यूएशन करीब 18 करोड़ रुपए की है, जबकि अमेरिका में यह करीब 29 करोड़ रुपए की है। देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन और आईटी सेक्टर में बूम से एंटरप्रेन्योरशिप को काफी बढ़ावा मिला है और जैसे जैसे इंटरनेट तक लोगों की पहुंच बढ़ी, स्टार्टअप कल्चर तेजी से पॉपुलर भी होता गया। फिलहाल भारत में हर साल 1000 से 1200 नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 5 साल में देश में स्टार्टअप्स की संख्या 10 गुनी हो गई है। स्टार्टअप का सबसे ज्यादा बोलबाला मेट्रो और टियर 1 शहरों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल देश के सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स बेंगलुरु में है। दिल्ली, एनसीआर और मुंबई भी इस रेस में अपनी जगह बना रहे हैं। देश में स्टार्टअप्स में निवेश भी खूब बढ़ा है। हर हफ्ते स्टार्टअप्स में करीब 625 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। पिछले साल यानी 2015 की बात करें तो देश के 400 स्टार्टअप्स ने 32,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। स्टार्टअप की इस क्रांति ने देश के 80 से 85,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया है और एक अनुमान के मुताबिक साल 2020 तक 2.5 लाख लोग स्टार्टअप में काम कर रहे होंगे। साफ तौर पर स्टार्टअप्स देश की इकोनॉमी का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। प्रज्ञा सिंह, दिल्ली। तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया 16 जनवरी को शुरू होगा, लेकिन उससे पहले हम आज से ही इसे आपके लिए लेकर आए हैं। अब हर रोज CNBC आवाज पर देखिए कि स्टार्टअप की दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है और किस तरीके से अब भारत सरकार के नए कार्यक्रम से इसे और नया पुश मिलेगा, एक नई ताकत मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की CVC से शिकायत की है। उनका आरोप है कि जम्मू कश्मीर में जोला पास सुरंग के ठेके में गड़बड़ी की गई है। 10,500 करोड़ का यह ठेका IRB इंफ्रा को मिला है। उनका आरोप है कि IRB इंफ्रा ने नितिन गडकरी की कंपनियों में निवेश भी किया है। 10,050 करोड़ का टेंडर सिंगल बिडर को दिया गया है। सिंगल बिडर, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी उसमें शामिल थी। उसमें जिस तरह से नितिन गडकरी जी काम करते हैं, प्रेशर डालकर उनको अलग किया गया। इस प्रमाण के बाद नितिन गडकरी जी को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने आरोपों से सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ई टेंडर के जरिए यह प्रक्रिया पूरी की गई है। हमारे डिपार्टमेंट में कोई भी काम ई टेंडर के सिवा नहीं होता। जो टेंडर एक बार निकला था तब भी एक ही पार्टी आई थी, आज भी निकला तो भी ई टेंडर से ही आया। पूरे दुनिया को ग्लोबल टेंडर वर्ल्ड लेवल पर बना है और मैं फेवर करके कभी किसी को हम टेंडर नहीं देते और कभी ऐसी बात नहीं होती। माइनिंग सेक्टर के लिए आज एक बड़ी खबर है। खनन मंत्रालय ने नीलामी के अलावा मिली कैप्टिव माइंस को बेचने के लिए कानून में बदलाव का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है। अगर कैप्टिव माइंस को बेचने की मंजूरी मिल जाती है तो इससे करीब $15 अरब डील का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही बैंकों के NPA में भी कमी आएगी, क्योंकि दबाव झेल रही कंपनियां अपनी खदानों को बेच पाएंगी। और अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। NIA ने पठानकोट हमले की जांच तेज कर दी है। आज जांच एजेंसी को पठानकोट एयरबेस से AK-47 और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मारे गए 4 आतंकियों की पहचान के लिए इंटरपोल नोटिस जारी किया गया है। NIA CFSL से भी डेड बॉडी की पहचान के लिए मदद लेगी। शिनाख्त के लिए सैंपल CFSL को भेज दिया गया है। वहीं SP सलविंदर सिंह का लाइट डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाएगा। इसके अलावा SP के रसोइये से भी पूछताछ की जाएगी। उधर पठानकोट हमले में भारत की सख्ती का असर पाकिस्तान में भी होता दिख रहा है। पहली बार पाकिस्तान ने झेलम और सियालकोट में छापेमारी की है और कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने एक साझा टीम बनाने का विचार किया है। इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इशारों में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दे डाली है। दिल्ली में आर्मी डे के मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि जो हमें दर्द देते हैं उनको भी इसका जवाब दर्द देकर ही मिलना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल बोल रहा हूं कि जब तक हम लोग उनको दर्द नहीं पहुंचाएंगे, जो कोई हो, मैं एक स्पेसिफिक इशू में नहीं बोल रहा हूं, तब तक ऐसे इंसिडेंट कम नहीं होंगे। और अब एक रोचक खबर और, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और इस बार छुट्टी पर जा रहे हैं तो अपनी
खूब सारी तस्वीरें जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि अब सरकारी कर्मचारियों को अपनी छुट्टी का सबूत पेश करना पड़ सकता है। जी हां, एलटीसी यानी लीव ट्रैवल कंसेशन के तहत छुट्टियों पर जाने वाले कर्मचारियों को अपनी छुट्टी की तस्वीरें दिखानी पड़ेंगी। इस प्रस्ताव पर 10 दिनों के अंदर सरकार ने लोगों से राय मांगी है। एलटीसी के तहत सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर जाते हैं और यात्रा की टिकट दिखाने पर उन्हें राशि का भुगतान हो जाता है। फिलहाल जो नियम है उसके मुताबिक एलटीसी का भुगतान 1 महीने के अंदर करना होता है। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।